जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले हमने कवर किया था पार्लियामेंट, जो कि चैप्टर इससे रिलेट करता था। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हो गया या फिर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्हीं तीनों के साथ हमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये चैप्टर हमें कवर करना था। बट मेरे दिमाग से ये चीज़ है जो स्किप हो गई थी। मैंने ये वाला जो चैप्टर आपको बताया ही नहीं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखी है। पहला है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में। अभी पोर्टफोलियो सिस्टम्स क्या होते हैं? एक तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं कि कौन सा मिनिस्टर है किस डिपार्टमेंट को देखेगा। तो ये सारा चीज़ क्या पोर्टफोलियो सिस्टम में आती है। अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसे ही रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट वहाँ पे कन्वेंशन के तौर पर है। मतलब सालों से ही चली आ रही है ये चीज़ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वही सारा मैटर देखते हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, आर्टिकल 74 से 78 तक। और जो हमारा इंडिया है वो फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, जहाँ पर हमारे पीएम आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और एक बात यहाँ पे है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना वो तो कभी कभी ही मिलते हैं। असली जो मेन पावर होती है ना वो कैबिनेट के पास होती है, जिसको हम स्मॉलर बॉडी तो कहते ही है, बट ये स्ट्रॉन्गर भी होती है। अभी इसको ना ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह से पार्लियामेंट है, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है आपकी, ये आपकी कैबिनेट है। और यहाँ पर एक और चीज़ आती है जिसे बोलते हैं किचन कैबिनेट। अभी किचन कैबिनेट में 2 से 4 लोग होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइज़र होते हैं पीएम को, जो कि किसी खास मैटर पे उन्हें एडवाइस करते हैं। आगे देखते हैं हम इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। सबसे पहला है 74, मतलब जो हमें बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ठीक है, एक पीएम होगा जो कि हेड माना जाएगा, ये दोनों मिलके एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। फिर यहाँ पे लिखा है कि 42nd और 44th अमेंडमेंट हुई थी, जहाँ पर प्रेसिडेंट को बाउंड बताया गया है कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम से आएगी तो उन्हें उसी तरह वहाँ पे रिएक्ट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए बोल सकते हैं बट एक बार, पर फिर उसके बाद रिकन्सिडर करने के बाद जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम से आएगी उन्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 75 जो बताता है अपॉइंटमेंट, ओथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं पीएम को। मतलब एक कन्वेंशन बना रखा है जहाँ पर इन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोला जाता है। और जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट होते हैं पीएम की एडवाइस पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है सारी लोकसभा को। मतलब अगर इन्हें मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोला गया और ये मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे वहाँ पे, तो इन्हें वहाँ से रिजाइन देना पड़ता है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और जो पीएम है उन्हें भी। नेक्स्ट है कि जो नॉन एमपी है वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं बट उन्हें पहले मेंबर बनना पड़ता है विदिन 6 मंथ्स। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट वहाँ पे अथॉरिटी है, वो चाहते हैं कि वो मिनिस्टर उस ऑफिस में रहें, मतलब उनके पास वो डिपार्टमेंट रहे। बट इसके पीछे भी क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पीछे भी पीएम की एडवाइस होती है। मतलब पीएम ही एडवाइस देते हैं कि भाई इस मिनिस्टर को वहाँ पे रखना है या नहीं रखना है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 77 जो बताता है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, मतलब कैसे सरकार को चलाना है, ठीक है, क्या क्या काम होंगे, वो सारे आर्टिकल 77 में आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नेम में होते हैं। अगर आपको मैं यही बात कहूँ कि अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जो सारे काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पे होते हैं। यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट है वो रूल्स बनाते हैं बिजनेस एलोकेशन के लिए टू ऑल द मिनिस्ट्रीज। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 78 जो बताता है ड्यूटीज ऑफ द पीएम के बारे में, कि जो पीएम है उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है जो डिसीजंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रेसिडेंट को जाते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है प्रेसिडेंट को, वो सारे मैटर्स वहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसीडरेशन की ज़रूरत होती है। मतलब सारी चीज़ें जो ड्यूटीज़ होती है पीएम की यहाँ पे होना चाहिए रिगार्डिंग, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट है, वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 88 जो बताता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट। अभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके भी तो कुछ राइट्स होंगे पार्लियामेंट में, तो मिनिस्टर्स के पास होता है कि वो वहाँ पे बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी हाउस में, कमेटी में, बट वोट कर सकते हैं अगर वो उस हाउस के मेंबर हैं। मतलब आप ये नहीं है कि उस हाउस के आप मेंबर नहीं हैं तब आप वहाँ पे वोटिंग कर सकते हो, तो नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन। यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव है जो, उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारे पास दो तरीके के आते हैं। पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कलेक्टिव की बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो पूरी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा को, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस वोट डाला जाता है, जहाँ पे जो पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ पे रिजाइन कर देती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो वहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है। अगर तो उन्हें मेजोरिटी वो प्रूव कर देते हैं तो वो बने रहते हैं लोकसभा में, बट अगर नहीं कर पाते तो रिजाइन देना पड़ता है। और जो कैबिनेट डिसीजन देती है, ठीक है, वो बाइंडिंग होती है सारे मिनिस्टर्स पे। और अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो हर एक मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसे डिपार्टमेंट दिया गया है। पीएम है जो, ठीक है, वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं भाई आप रिजाइन दे दो। तो ये रहा देवीलाल केस 1990 में आया था, ठीक है, जहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओथ कंट्रोवर्सी हो गई थी। मतलब जो देवीलाल थे वो क्या कर लेते हैं, वहाँ पे ओथ ले लेते हैं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाम से, जबकि लेनी थी मिनिस्टर के नाम से। तो इसको चैलेंज कर दिया किसी ने जाके, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो ओथ है भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें प्रोवाइड करता है ओथ प्राइम मिनिस्टर के बारे में और मिनिस्टर्स के बारे में। बट यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कहती है भाई ओथ है जो वैलिड है, क्योंकि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उसको हम डिस्क्रिप्टिव टाइटल मानेंगे, ठीक है। बेसिकली इसको हम जस्ट अ मिनिस्टर मान सकते हैं। और जो ओथ का सब्सटेंस था वो करेक्ट था, मतलब बाकी जो सारी ओथ थी वो सही बोली गई थी, तो हम इसको इनवैलिड नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर, हाईएस्ट रैंक होती है, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, जैसे होम, फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, और इसमें 15 से 25 मेंबर आते हैं, ठीक है। को डिसीजन मेकिंग ग्रुप होता है एक तरह से, जो मेजर रोल प्ले करते हैं नेशनल पॉलिसी में। अभी सेकंड है हमारे पास मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, मतलब उनके पास मिनिस्ट्री होती है, वो इंडिपेंडेंटली उसको हैंडल करते हैं। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होते, बट इनको इनवाइट किया जाता है जब तक इनकी जरूरत हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे कि हमारी यूथ अफेयर्स के लिए। थर्ड वन आते हैं हमारे पास मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो कि असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ठीक है, लोअर होते हैं रैंक में कैबिनेट मिनिस्टर्स से। अभी आप कहोगे कि यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट लिखा था और यहाँ पर भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, भाई ये वाले हैं जो वो इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं, बट यहाँ पर होंगे कुछ ऐसे मिनिस्टर जहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है। अभी आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, जो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ये कोई भी कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, ना ही इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी समरी लिखी है, ठीक है, डिफरेंस के फॉर्म में आप देख सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी है, फिर रैंक, इंडिपेंडेंट है या नहीं, कैबिनेट मेंबर होते हैं, उनका मेन रोल। कैबिनेट मिनिस्टर है वो हाईएस्ट होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, और कैबिनेट मेंबर होते हैं भाई, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो। इनके पास की मिनिस्ट्रीज आती है और मेन डिसीजन मेकिंग आता है। अगर यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात करें, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं, ये विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। ये मीडियम होते हैं, ये मीडियम लो में आते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। मेंबर होते हैं नहीं, ये वाले तीनों हैं जो वो मेंबर नहीं होंगे, इनको इन्वाइट किया जाता है। इनके पास कोई स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको ये हैंडल करते हैं। बट अगर बात करें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की, तो वहाँ पे ये करते हैं असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स को। फिर हमारे पास फोर्थ हैं जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, वो लोएस्ट आते हैं रैंक में, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, कैबिनेट मेंबर भी नहीं होते हैं, वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मतलब सिर्फ सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैबिनेट, जिसको कोर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स माना जाता है। स्मॉलर बॉडी होती है, ठीक है, 15 से 18 मिनिस्टर्स होते हैं। इसको रियल डायरेक्टिंग अथॉरिटी बोला जा सकता है, मतलब जो मेन एडवाइजर होते हैं, ठीक है, वो कैबिनेट में आते हैं। अक्सर इनको बुलाया जाता है, ठीक है, वंस अ वीक। जो पीएम होता है वही हेड होता है कैबिनेट का। इसमें क्या होता है कि हैंडल किया जाता है मेजर पॉलिसी डिसीजंस को, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, जो डिफेंस और इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में, बाकी जो मिनिस्टर्स का कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में। अभी जो टर्म है ना कैबिनेट, इसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, आर्टिकल 352 में, मतलब उससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब अगर एडवांटेजेस की बात करूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन रहता है और सीक्रेसी मेंटेन रहती है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी कंट्रोल किया जाता है, तो ये इसकी एडवांटेजेस हो गई। अभी चेक्स ऑन कैबिनेट कौन रखता है, मतलब ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है, नो कॉन्फिडेंस डाल सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन की जा सकती है। बाकी जुडिशियल रिव्यू होता है, मीडिया और पब्लिक के ओपिनियन होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि नहीं,
ठीक है। एक और होता है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। आगे आता है हमारे पास किचन कैबिनेट, ठीक है, जिसको हम इनर कैबिनेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 से 4 क्लोज एडवाइजर होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के। जैसे बताया था ना कि ये पार्लियामेंट है हमारी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फिर ये कैबिनेट आती है और ये आती है हमारी किचन कैबिनेट। तो जब बात होती है ना किसी सेंसिटिव मैटर की, तब किचन कैबिनेट काम आती है। ये यूके और यूएसए में भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। जो इंदिरा गांधी है उन्होंने बोला था कि इसको किचन कैबिनेट बोला जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे ग्रैंड काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी, जो बोलते थे देहरादून ब्रिगेड। देहरादून ब्रिगेड क्यों बोला जाता था, क्योंकि इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे ना, वो सारे एक एलीट बोर्डिंग स्कूल था देहरादून में, तो वहां से पढ़े हुए थे। और ये एक तरह का फेमस स्कूल माना जाता है, इसका नाम था द दून स्कूल, जहाँ पर बहुत सारे मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पर पढ़े हुए थे। तो इसके बाद इसकी कुछ मेरिट्स हैं, जैसे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, हाई सीक्रेसी होती है। डीमेरिट्स की बात करें तो एक तरह से अथॉरिटी होती है जो फॉर्मल कैबिनेट की, उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कहाँ पर जो 15 से 25 मेंबर वो डिसीजन ले रहे थे, बट यहाँ पर सिर्फ 2 से 4 मेंबर्स हैं। एक तरह से अलाउ करता है आउटसाइडर्स के इन्फ्लुएंस को, क्योंकि जो 2 से 4 जो क्लोज एडवाइजर्स हैं, क्या पता उन पे किस इंसान का या फिर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस हो और वो एडवाइस दे रहे हो। और एक तरह से ये मिसट्रस्ट भी बनाता है मिनिस्टर्स के बीच में। बेसिक डिफरेंस की बात करें तो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, ये स्मॉलर होती है, 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं, 15 से 25 मेंबर भी हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो ये लार्जर होती है, यहाँ पे 60 से 70 मेंबर्स होते हैं। ये पार्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये इंक्लूड करती है सेट ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही कैबिनेट, इनर कैबिनेट सब आते हैं। रियल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये, और ये होती है एक तरह से फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये अक्सर मिलते रहते हैं, मतलब वंस अ वीक होते हैं, बट ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रेयरली ही मीट करती है। पावर्स क्या होती हैं यूनिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर होती है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो यूज करती है सारी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होते हैं उनकी एडवाइस से। पॉलिसी मेकिंग कैबिनेट है जो फॉर्मुलेट करती है नेशनल पॉलिसीज को। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, बाकी सुपरवाइज करना मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही काम होता है। इमरजेंसी पावर्स होती हैं, जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी जब रिटन एडवाइस हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेजर पोस्ट, वो भी एडवाइस पे ही करते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जैसे कि गवर्नर हो गए, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जजेस हो गए, एम्बेसडर, यूपीएससी मेंबर्स और मिलिट्री चीफ्स। ट्रीटी एंड डिफेंस की बात करें तो ट्रीटीज नेगोशिएट की जाती हैं और साइन की जाती हैं मिनिस्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर, जहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, ठीक है, बाकी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। 95% जो बिल्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, मतलब जो 60 से 70 जो पर्सन होते हैं वही बिल्स को लेके आते हैं। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है, ऑनली बाय मिनिस्टर्स ही इसे इंट्रोड्यूस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल पावर, जो कैबिनेट है वो प्रिपेयर करती है बजट को, ठीक है, कंट्रोल करते हैं भाई नेशनल एक्सपेंडिचर को, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, जैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस दे रखे हैं। बाकी जो एडिशनल टैक्सेस होते हैं उनकी बात भी कैबिनेट से ही, हम कह सकते हैं कि कैबिनेट से ही रिलेट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इज प्रेसिडेंट बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस, किया मतलब पूरे तरीके से बाउंड होते हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट कहती है 1976 में कि जो प्रेसिडेंट है वो जो भी एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी पे एक्ट करेंगे। फिर 44th अमेंडमेंट आती है 1978 में, तो यहाँ पर एक चीज़ और दी गई कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार एडवाइस को रिकंसीडरेशन के लिए भेज सकते हैं, बट बाद में उन्हें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो ये एक तरह से क्या है कि फाइनल स्ट्रक्चर बताता है आर्टिकल 74 का, जहाँ पे हमने पढ़ा था टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। आगे केस आता है हमारे पास UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971, जहाँ पे क्या था कि जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि इवन आफ्टर लोकसभा डेजोल्यूशन, जब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट ना आ जाए। तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे हम ऑटोमेटिकली सीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं और वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या पावर्स हैं।
प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इस मतलब जो केस में बताया गया वो एक्ट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी प्रेसिडेंट के पास भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और अगर गवर्नर के पास देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। बट जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब इस जजमेंट को इम्पॉर्टेंट माना जाता है इसी के कारण। फिर आता है कि होटो होलोहन वर्सेस जजलो केस 1992 में डिफेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में था कि जो डिफेक्शन है वो अफेक्ट कर देती है एक तरह से मिनिस्ट्रियल पोजीशन को। अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है डिफेक्शन के लिए तो उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, और ये मेंशन कर रखा है आर्टिकल 88 में और ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001, जहां पे बताया गया कि जो अपॉइंटमेंट होती है नॉन मेंबर्स की एज मिनिस्टर, कोई भी जो नॉन MP होता है, ठीक है, वो मिनिस्टर बन सकता है बट 6 महीने के लिए उसको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा दोबारा से मिनिस्टर बनाने के लिए जब तक वो इलेक्ट नहीं हो जाता, और ये एक तरह से स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को। अभी नेक्स्ट है हमारे पास BR कापुर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001। कैन अ नॉन लेजिस्लेटर विद क्रिमिनल कन्विक्शन, वो CM या मिनिस्टर बन सकता है जिसपे आरोप हो कोई क्रिमिनल कन्विक्शन के, तो जो पर्सन है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लेजिस्लेचर से ड्यू टू कन्विक्शन, वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ मिनिस्टर। ये अप्लाई होता है यूनियन मिनिस्टर्स को भी। तो यहीं पर इसी के साथ ही जो हमारा आज का यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।